हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्राइम की एक और सच्ची कहानी में। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी सपनों की नगरी मुंबई से है, जहां एक फैशन डिजाइनर का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। इस लड़की का कातिल कौन होता है और उसके पीछे का मकसद क्या होता है, और अदालत इस केस का फैसला आखिर 7 साल बाद क्यों सुनाती है, ऐसे कई सवालों के जवाब आपको कहानी में सुनने को मिलेगा। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। मुंबई के उपनगर चेंबूर में एक कॉलोनी पड़ता है, हेमू कॉलोनी, और वहीं से कुछ दूरी पर एक तालाब है, चरई तालाब, जो घूमने टहलने के लिए ठीक उसी तरह मशहूर है जिस तरह साउथ मुंबई का मरीन ड्राइव और विल्लेपार्ले का जुहू बीच, जहां आकर लोग अपना मन बहलाते हैं। इनमें प्रेमी युगल भी होते हैं और घर परिवार के लोग भी होते हैं जो अपने अपने बच्चों के साथ इन जगहों पर आते हैं। 26 अक्टूबर 2013 की रात थी और घड़ी के यही कोई 10 बज रहे थे। इतनी रात हो जाने के बावजूद चेंबूर के चरई तालाब पर घूमने फिरने वालों की कमी नहीं थी। थाना चेंबूर के एएसआई हरमन पाटिल सिपाहियों के साथ उस क्षेत्र की गश्त करते हुए चरई तालाब के किनारे पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा कि एक स्थान पर कुछ लोग इकट्ठा हैं। एक जगह पर उतने लोगों को एकत्र देखकर उन्हें लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है, और इसका पता लगाने के लिए वह उन लोगों के पास जा पहुंचे। पुलिस वालों को देखकर भीड़ एक किनारे हो गई और हनुमंत पाटिल ने वहां का जो नज़ारा देखा उसे देख उनके हाथ पैर फूल गए। उस भीड़ के बीच प्लास्टिक की एक थैली में लाल कपड़ों में लिपटा हाथ पैर और बिना सर का एक इंसानी धड़ पड़ा था। यानी कि उस शव में ना तो हाथ थे, ना पैर और ना ही उसका सर। देखने में वह किसी महिला का धड़ लग रहा था। चूंकि यह हत्या का मामला था, इसलिए एएसआई हनुमंत पाटिल ने तालाब से धड़ बरामद होने की सूचना एसआई प्रहलाद पानसकर को दे दी। धड़ मिलने की सूचना मिलते ही एसआई प्रहलाद पानसकर ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही इस घटना की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों और कंट्रोल रूम को दे दी। इसके बाद वह स्वयं पुलिस निरीक्षक सुभाष खानविलकर के साथ 7 और पुलिस सहायकों को लेकर मौकाए वारदात पर जा पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद पुलिस टीम द्वारा उस धड़ के बाकी के अंगों की काफ़ी तलाश की गई, लेकिन उनका कुछ नहीं पता चला। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारा कोई ऐरा गैरा नहीं है, वह काफ़ी शातिर और काफ़ी चालाक है। उसने सबूतों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने मृतका की पहचान छिपाने के लिए 100 के टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए थे। वहाँ एकत्र लोगों से की गई पूछताछ में पता चला कि हाथ पैर और सरवीन उस धड़ को तालाब से वहाँ घूमने आए एक युवक ने निकाला था। पुलिस ने जब उस युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि मन बहलाने के लिए अक्सर मैं यहाँ आता रहता हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैं यहाँ आया तो थकान उतारने के लिए तालाब के पानी में जाकर खड़ा हो गया। तभी मुझे लगा कि मेरे पैरों के पास कोई भारी पार्सल जैसी चीज पड़ी है। मैंने ध्यान से देखा तो सचमुच वह प्लास्टिक की थैली में लिपटा एक बड़ा सा पार्सल था। उत्सुकतावश मैंने उस पार्सल को पानी से बाहर निकाल कर देखा तो उसमें से यह धड़ निकला और डर के मारे मैं चीख पड़ा। मेरी चीख सुनकर यहाँ टहल रहे लोग मेरे पास आ गए और थोड़ी ही देर बाद यहाँ भीड़ लग गई। पूछताछ के बाद एसआई प्रहलाद पानसकर ने धड़ का पंचनामा तैयार करके उसे डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए घाटकोपर के राजवाड़ी अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद वे थाने आकर साथियों के साथ विचार विमर्श करने लगे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि सिर्फ धड़ से लाश की शिनाख्त नहीं हो सकती थी और शिनाख्त के बिना जांच को भी आगे बढ़ाना संभव नहीं था। थाना चेंबूर की पुलिस इस मामले को लेकर विचार विमर्श कर ही रही थी कि एसआई प्रहलाद पानसकर के सीनियर थाने आ पहुंचे और सारी स्थिति जानने के बाद ये अधिकारी एसआई प्रहलाद पानसकर को आवश्यक दिशा निर्देश देकर चले गए। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के आधार पर एसआई प्रहलाद पानसकर ने इस मामले की जांच के लिए 14 तेज तर्रार पुलिसकर्मियों की टीम गठित की और इसके नेतृत्व का जिम्मा सुभाष खानविलकर को सौंप दिया गया। पुलिस निरीक्षक सुभाष खानविलकर जांच को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तैयारी कर रहे थे कि मृतका के हाथ, पैर और सिर बरामद हो गए। हाथ और पैर चीता कैंप से मिले तो सर चेंबूर की सेल कॉलोनी से। पुलिस ने इन्हें भी कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवा दिया। बाद में डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि ये अंग उसी मृतका के हैं जो चरई तालाब से बरामद हुए थे। इस तरह पुलिस का थोड़ा सा सिर दर्द तो कम हो गया था। अब उस मृतक महिला की शिनाख्त कराना था, क्योंकि बिना शिनाख्त के जांच आगे नहीं बढ़ सकती थी। शिनाख्त कराने के लिए पूरी टीम बड़ी सरगर्मी से जुट गई। महानगर के सभी पुलिस थानों में
पुलिस टीम ने पता किया कि किसी थाने में किसी महिला के गायब होने की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। इसके अलावा मुंबई महानगर से निकलने वाले सभी दैनिक अखबारों में मृतक महिला का हुलिया और फोटो छपवाकर शिनाख्त की अपील की गई। लेकिन 2 दिन बीत गए। इस बीच हत्यारों को पकड़ने की कौन कहे, पुलिस टीम ने अभी उस 100 का शिनाख्त तक नहीं करा सकी थी। मुंबई की क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन क्राइम ब्रांच के हाथ भी अभी तक कुछ नहीं लगा था। मृतका कौन थी, कहाँ रहती थी, उसका हत्यारा कौन था, यह सब अभी पूरी तरह से रहस्य बना हुआ था। मामले की जांच कर रही पुलिस टीम हत्यारों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रही थी। वह महानगर के अस्पतालों, डॉक्टरों, कसाईयों और पेशेवर अपराधियों की कुंडली भी खंगाल रही थी, क्योंकि मृतका की हत्या करके जिस सफाई से उसके शरीर के टुकड़े किए गए थे, यह हर किसी के वश की बात नहीं थी। पुलिस को लग रहा था कि यह काम किसी पेशेवर का ही हो सकता है। आखिरकार काफी कोशिश के बाद पुलिस ने 14 साल के एक ऐसे लड़के को खोज निकाला जिसने उस आदमी को देखा था जो धड़ वाला पार्सल चरई तालाब में फेंक गया था। पूछताछ में उस लड़के ने पुलिस को बताया कि उस रात 9:30 बजे के आसपास मैं तालाब के किनारे बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी एक अच्छे कदकाठी का युवक मेरे पास आया। उसके हाथों में प्लास्टिक का एक थैला था जिसमें लाल रंग के कपड़ों में लिपटा एक बड़ा सा पैकेट पार्सल जैसा था। उस युवक ने मुझे वह पार्सल पानी में फेंकने के लिए कहा। उसके लिए वह मुझे कुछ पैसे भी दे रहा था। चूंकि पैकेट काफ़ी भारी था, पूछने पर उस युवक ने मुझे बताया कि इसमें पूजा पाठ की सामग्री के अलावा कुछ ईंटें भी हैं। पैकेट भारी होने की वजह से मैंने उसे पानी में फेंकने के लिए कुछ अधिक पैसे मांगे। पैसे कम कराने के लिए वह युवक मुझसे कुछ देर तक झिकझिक करता रहा। पुलिस टीम को उस लड़के ने आगे बताया कि मैं जब कम पैसे लेने को तैयार नहीं हुआ तो उसने खुद ही जाकर उस पैकेट को पानी में डाला और जिस ऑटो रिक्शा से वो आया था उसी में बैठकर चला गया। उस लड़के ने ऑटो वाले का हुलिया भी पुलिस को बताया। इसमें खास बात यह थी कि ऑटो वाला दाढ़ी रखे हुए था। इस तरह पुलिस को अपनी जांच आगे बढ़ाने का एक और रास्ता मिल गया। अब पुलिस उस दाढ़ी वाले ऑटो ड्राइवर को ढूंढने लगी और आखिरकार काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उस दाढ़ी वाले ऑटो ड्राइवर को ढूंढ निकाला। पुलिस टीम ने उसे थाने लाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि सर, वह आदमी मेरे ऑटो में चेंबूर के सुभाष नगर वास्ता से बैठा था और वापस लाकर मैंने फिर उसे वहीं छोड़ दिया। ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को यह भी बताया कि वह हिंदी और दक्षिणी भाषा मिलाकर बोल रहा था। ऑटो ड्राइवर ने उस युवक का जो हुलिया बताया वह उस लड़के द्वारा बताए गए हुलिये से पूरी तरह मेल खा रहा था। इससे ये तो साफ हो गया कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वही युवक था जो शायद एक दक्षिण भारतीय था। फिर क्या पुलिस की जांच दक्षिण भारतीय बस्तियों और दक्षिण भारतीय युवकों पर जाकर टिक गई। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर और लड़के द्वारा बताए हुलिये के आधार पर हत्यारे का स्केच बनवाकर हर दक्षिण भारतीय बस्ती एवं सुभाष नगर में लगवा दिया। और ये सब करने में 2 दिन और बीत गए। दुर्भाग्य से इस केस की जांच के लिए पुलिस टीम को इस सब का कोई लाभ नहीं मिल सका। लेकिन पुलिस टीम निराश नहीं हुई। वह पहले की तरह सरगर्मी से मामले की जांच में लगी रही। पुलिस टीम हत्यारे तक पहुंचने के लिए कड़ियां जोड़ी रही थी कि तभी उन्हें थाना साकिनाका से एक ऐसी सूचना मिली जिससे लगा कि अब उन्हें हत्यारे तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। दरअसल 4 नवंबर 2013 दीपावली के दिन साकानाकी पुलिस ने फोन द्वारा सूचना दी कि चरई तालाब में मिले धड़ वाली मृतका का जो हुलिया बताया गया था, उस हुलिये की महिला की गुमशुदगी उनके थाने में दर्ज कराई गई है। थाना साकीनाका में जो गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी वह गुमशुदा महिला की बहन सुहासिनी प्रसाद हेकड़े ने दर्ज कराई थी। सूचना मिलते ही पुलिस निरीक्षक सुभाष खानविलकर ने सुहानी से संपर्क किया और उसे थाने बुलाकर टुकड़ों टुकड़ों में मिली उस 100 के फोटोग्राफ्स दिखाए गए। फोटो देखते ही वह रो पड़ी। सुहासिनी ने टुकड़ों टुकड़ों में मिली उस 100 की शिनाख्त अपनी बहन कांता करुणाकर शेट्टी के रूप में कर दी, जो 29 अक्टूबर 2013 के दिन से गायब थी। कर्नाटक की रहने वाली 31 वर्षीय कांता अपनी 9 साल के बेटी के साथ चांदीवली साकीनाका की महाड़ा कॉलोनी के सनशाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी में इविंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। वह एक फैशन डिजाइनर थी। उसके पति करुणाकर शेट्टी का मिक्सर ग्राइंडर का अपना व्यवसाय था, लेकिन 2 साल पहले करुणाकर के व्यवसाय में ऐसा घाटा हुआ कि वह स्वयं को संभाल नहीं सके और आत्महत्या कर ली। इसके बाद कांता अकेली पड़ गई। अब उसका सहारा एकमात्र उसका बेटा रह गया था। पति की इस कदम के बाद कांता पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था।
लेकिन उच्च शिक्षित कांता ने अपने मासूम बेटे के भविष्य को देखते हुए खुद को संभाला और अपने काम में लग गई। अंत में सुहासिनी ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ समय से कांता का चेंबूर के रहने वाले किसी लड़के से प्रेम संबंध चल रहा था। खैर, सुहासिनी ने पुलिस को बताया कि 29 अक्टूबर 2013 की शाम को कांता घर से निकली थी, लेकिन वह वापस लौटकर नहीं आई। पूरी रात उसका बेटा इंतजार करता रहा। घर पर अकेले पड़े हैरान परेशान उसने सुबह मुझे कॉल किया और अपनी माँ के वापस घर ना लौटने की बात बताई। सुहासिनी ने आगे बताया कि वह काफ़ी घबराया हुआ था। मैंने उसे हौसला दिया और थोड़ी देर बाद उसके पास जा पहुंची। इसके बाद सुहासिनी बच्चे को लेकर कांता शेट्टी की तलाश में निकल पड़ी, जहां जहां उसके मिलने की संभावना थी। जब कहीं से भी कांता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो वह थाना साकीनाका पहुंची और कांता की गुमशुदगी दर्ज करा दी। सुहासिनी की बातों से पुलिस टीम को उसी युवक पर संदेह हुआ जिससे कांता का प्रेम संबंध था। पुलिस कांता के बारे में जरूरी जानकारी लेने के साथ साथ उसके घर की तलाशी भी ली कि शायद उस युवक तक पहुंचने का कोई सूत्र मिल जाए, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिला तो पुलिस कांता का मोबाइल लेकर थाने आ गई। दोस्तों, ये शायद संयोग ही था कि उस दिन कांता ने अपना मोबाइल अपने साथ नहीं ले गई थी। पुलिस टीम ने कांता के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो उस नंबर से सबसे अधिक जिस नंबर पर बात हुई थी वह नंबर प्रभाकर कुट्टी शेट्टी नाम के एक युवक का था। पुलिस ने उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वह सुभाष नगर में बिल्डिंग नंबर 6M224 आचार्य मार्ग जोल्डी चेंबूर में रहता है और चेंबूर जिमखाने के रेस्टोरेंट KB कैटर्स में मैनेजर है। सुभाष नगर का नाम सुनने के बाद पुलिस टीम का दिमाग ठनका और उन्हें याद आया उस युवक के बारे में जिसने चरई तालाब में धड़ फेंका था और उसे ढूंढते हुए पुलिस टीम सुभाष नगर पहुंची थी, लेकिन वह नहीं मिल सका था। अब पुलिस को यह विश्वास हो गया था कि कांता का प्रेमी और धड़ फेंकने वाला युवक दोनों एक ही हैं, जिसका नाम प्रभाकर कुट्टी शेट्टी है। पुलिस टीम ने पहले प्रभाकर के नंबर पर संपर्क करना चाहा, लेकिन नंबर बंद होने की वजह से उससे संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद पुलिस टीम ने उसके घर और रेस्टोरेंट पर छापा मारी, लेकिन प्रभाकर पुलिस को दोनों ही जगहों पर नहीं मिला। इससे पुलिस का शक और ज़्यादा बढ़ गया। पुलिस टीम ने उसकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। चूँकि पुलिस टीम के पास उसका रियल फोटो भी मिल चुका था, इसलिए पुलिस टीम ने उसका फोटो देखकर मुखबिरों को भी लगा दिया और आखिरकार 8 नवंबर 2013 को पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर घाटकोपर की एक बिल्डिंग से प्रभाकर को गिरफ्तार कर लिया। प्रभाकर कुट्टी शेट्टी को थाने लाकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में पूछताछ की जाने लगी। पहले तो वह नानुकुर कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जब उसके सामने अकाट्य साक्ष्य रखे तो उसने कांता की हत्या की बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश करके पूछताछ एवं सबूत जुटाने के लिए 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि के दौरान की गई पूछताछ में प्रभाकर ने कांता शेट्टी से प्रेम संबंध से लेकर उसकी हत्या करने तक की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। 32 वर्षीय प्रभाकर शेट्टी कर्नाटक के जिला ओडिपी के गांव इन्ना का रहने वाला था। पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की तलाश में वह मुंबई चला आया, लेकिन उसके माँ बाप और एक भाई बहन अभी घर पर ही रह रहे थे। उसका पूरा परिवार सभ्य और पढ़ा लिखा था, जिसकी वजह से गांव में उसका परिवार सम्मानित माना जाता था। प्रभाकर काफ़ी महत्वाकांक्षी था। पढ़ाई पूरी करके उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और काम की तलाश में मुंबई चला आया। मुंबई में उसका एक मित्र पहले से ही रह रहा था, वह उसी के साथ रहने लगा और थोड़ी भाग दौड़ के बाद उसे एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी मिल गई। लगभग 1.5 साल पहले प्रभाकर की कांता से मुलाकात कर्नाटक से मुंबई आते समय एक ट्रेन में हुई थी। ट्रेन में दोनों की सीटें ठीक एक दूसरे के आमने सामने थी। पहले दोनों के बीच परिचय हुआ, इसके बाद बातचीत शुरू हो गई और मुंबई पहुंचते पहुंचते दोनों एक दूसरे से इस तरह खुल गए कि अपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। फिर तो ट्रेन से उतरते दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी ले लिए। फिर क्या दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। दोनों मुंबई के होटलों, मॉल और पार्कों में मिलते और प्यार की बातें करते। इस तरह ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कांता ने कभी न की थी। कांता सोचती रही कि जिस इंसान के साथ वह घूम रही है वह उससे शादी करेगा और उसके साथ घर बसाएगा, लेकिन शायद कांता की वह सोच मात्र थी। लगभग 1 साल पूरी हो जाने के बाद प्रभाकर ने कांता से दूरियां बनानी शुरू कर दी।
और वो किसी भी तरह से कोशिश करता कि कांता उसे भूल जाए और मेरा पीछा छोड़ दे। इसकी वजह यह भी थी कि प्रभाकर के माता पिता ने उसके लिए एक लड़की खोज लिए थे, जिससे प्रभाकर का नवंबर में विवाह होने वाला था। ये बात जब प्रभाकर ने कांता को बताया कि वह उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शादी किसी और लड़की से होने वाली है, तो कांता गुस्सा हो गई और उसने प्रभाकर का बुरा अंजाम करने की धमकी दे डाली और इस तरह से इनका कुछ दिनों तक विवाद चलता रहा। इसी प्रकार 29 अक्टूबर 2013 की रात कांता ने प्रभाकर को फोन किया और उसने कहा कि वह उससे मिलना चाहती है, लेकिन प्रभाकर ने उससे मिलने के लिए मना कर दिया। लेकिन इसके बावजूद 29 अक्टूबर की रात कांता चेंबूर के सुभाष नगर में बिल्डिंग नंबर 7 की पहली मंजिल पर मौजूद प्रभाकर के फ्लैट पर जा पहुंची। वहां दोनों की शादी को लेकर तीखी बहस हुई और उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। प्रभाकर ने कांता को किसी तरह बाथरूम में ले गया और बहते नल के नीचे एक धारदार चाकू से उसका गला काट दिया ताकि बाथरूम में खून के निशान आ जाएं। और उसके बाद उसने उसके टुकड़े किए और 3 अलग अलग प्लास्टिक में पैक कर लिए और किसी भी संदेश से बचने के लिए उसने बैग फेंकने के लिए अपने घर से 3 अलग अलग ऑटो रिक्शा में 3 अलग अलग स्थानों तक 3 चक्कर लगाए। उसने पहली यात्रा चेंबूर तालाब की जहां उसने धड़ फेंका, दूसरी यात्रा चीता कैंप की जहां उसने हाथ और पैर फेंके और अंत में उसने सेल कॉलोनी की जहां उसने सिर को नाले में फेंक दिया। और इस काम को अंजाम देने के बाद वह घर लौट आया। प्रभाकर ने पुलिस टीम से हुई पूछताछ में यह भी बताया कि हत्या करने के बाद वह बेहद परेशान हो गया था और वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन वह डर गया और डर के मारे वह घर लौट आया। खैर, प्रभाकर को इस गुनाह के बाद पकड़े जाने का भी डर सता रहा था, इसलिए वह इस केस पर अपनी पैनी नजरें जमाए हुए था, लेकिन वह अपनी गुनाहों से ज्यादा दिन बच नहीं पाया और पकड़ा गया। प्रभाकर से हुई पूछताछ के बाद उस पर धारा 302 हत्या करने और 201 यानी कि सबूतों को गायब करने के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे कुर्ला की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया गया और अभियोजन पक्ष की तरफ से लगभग 25 गवाह पेश किए गए, जिसमें वो किशोर भी था जो प्रभाकर से तब मिला था जब वह धड़ फेंकने चेंबूर तालाब गया था। वे ऑटो रिक्शा चालक भी थे जिन्होंने प्रभाकर को उसके गंतव्य तक छोड़े थे और पुलिस की तरफ से वे सारे सबूत पेश किए गए जो कांता की हत्या से संबंधित थे, चाहे वो कॉल हिस्ट्री हो, डीएनए रिपोर्ट हो या प्रभाकर के फ्लैट में पाए गए खून के धब्बे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अनुसार लगभग 7 साल बाद यानी 8 दिसंबर 2020 को न्यायाधीश एसबी अग्रवाल ने इस केस पर अपना अंतिम फैसला सुनाया और दोषी प्रभाकर शेट्टी को आजीवन कारावास के साथ 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 1 लाख रुपए मृतका के बेटे को दिए जाने थे। दोस्तों, इस केस को लेकर एक सवाल उठता है कि आखिर इस केस का फैसला सुनाने के लिए कोर्ट को 7 साल कैसे लग गए, जबकि अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा जो शायद आपके दिमाग में जरूर आया होगा। आपको याद होगा पुलिस टीम ने बोला था कि जिस प्रकार से इस 100 के टुकड़े किए गए हैं वो किसी डॉक्टर या पेशेवर द्वारा ही किया गया होगा। इस सवाल का जवाब जब पुलिस ने प्रभाकर से पूछा तो उसने कहा कि मैं ऐसे डेली चिकन काटने की प्रैक्टिस करता था।